चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों डिक्सन की अगर हम बात करें तो आज के दिन इस कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। 4 से 5% तक की तेज़ी आज के दिन हमें डिक्सन के शेयर में देखने को मिली थी। और ये तेज़ी इसलिए देखने को मिला था क्योंकि सबसे पहले बाजार काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था। आज के दिन 1.5% की तेज़ी सिर्फ हमें निफ्टी में देखने को मिल रही थी। और ये तब देखने को मिल रहा था जब डिक्सन टेक्नोलॉजी अपने 52 वीक हाई से 40% नीचे देखने को मिल रही है। अब देखो, कोई भी कंपनी जब लगातार गिर रही हो और वहाँ पर किसी ट्रेडिंग सेशन में बाज़ार का सेंटिमेंट अच्छा है तो उस कंपनी में एक बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो जो गिरावट है वहाँ पर वैल्यू एडिशन लोग करते हैं। इस वजह से बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल जाती है। सेम इसका उल्टा कर दो, कोई कंपनी में जब बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल जाए और वहाँ पर बाज़ार का सेंटिमेंट अगर वीक है तो किसी कंपनी में गिरावट हो ना हो, बट उस कंपनी में ज़बरदस्त होगी, क्योंकि उस कंपनी में लोग प्रॉफिट की बुकिंग करते हैं उस लेवल को देखकर। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में चलता रहता है। बट डिक्सन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी है, उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। नोएडा में जो वर्कर प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे थे उसको लेकर रिपोर्ट मेंशन किया गया था कि टाटा मोटर्स, डिक्सन जैसी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फेस करने वाली है इस प्रोटेस्ट से, क्योंकि 40,000 से भी ज़्यादा के फैक्ट्री के वर्कर्स इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किए हुए थे। यानी कि हर दूसरी फैक्ट्री के वर्कर्स इस प्रोटेस्ट में थे। तो इस वजह से कंपनी जो नोएडा में वर्क करती है उनके ऑपरेशंस में तो इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी चीज़ के क्लैरिफिकेशन में डिक्सन टेक्नोलॉजी ने अपने शेयर होल्डर को बोल दिया कि नोएडा में जो लेबर प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से कंपनी के ऑपरेशन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जैसे ही कंपनी ने क्लियर किया तो एक सेंटिमेंट थोड़ी पॉजिटिव हो गई। बट जैसा कि मैंने कल के दिन आपको बताया था कि ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डिक्सन के मुंह से सुनने के लिए, क्योंकि बाज़ार का सेंटिमेंट अगर ख़राब रहेगा तो इसी चीज़ को देखकर मार्केट इस कंपनी को तोड़ देगी। बट आज के दिन बाज़ार का सेंटिमेंट अच्छा था, इस वजह से इस चीज़ का उतना नेगेटिव असर हमें देखने को मिला नहीं, जो लेबर प्रोटेस्ट वाली न्यूज़ है। बट अल्टीमेटली जो भी चीज़ें हैं वो डिक्सन से रिलेटेड तो अभी के टाइम पे देखोगे तो पॉजिटिव ही दिख रही हैं। तो आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजी ने इन सारी चीज़ों की बेसिस पे एक अच्छा रिएक्शंस दिया भी है। बाकी इस कंपनी के रिकवरी की अगर हम बात करें तो वो कंपनी का रिकवरी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कंपनी के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट की बेसिस पे। अगर कंपनी के Q4 के अर्निंग्स ग्रोथ दिखाते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी कम है, तो फिर कंपनी में रिकवरी पॉसिबल है। देखो, कोई भी कंपनी के अर्निंग्स मान लो आने वाले हैं और वो कंपनी को लेकर एक्सपेक्टेशन है कि अर्निंग्स ख़राब आएंगे, तो मार्केट उन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही पहले कंपनी को एडजस्ट कर देगी अर्निंग्स आने से पहले। ठीक है। और अर्निंग्स अगर उससे ख़राब आ जाते हैं जितना मार्केट ने सोचा है तो फिर एडिशनल गिरावट देखने को मिलती है। और अगर उम्मीद से बेहतर हो जाए तो फिर वहाँ पर रिकवरी देखने को मिलता है। तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट होंगे Q4 के, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मार्केट एस्टिमेट से कंपनी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करेगी या फिर ख़राब, वही हमें देखना है। और वो अगर अच्छे हो गए तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में 40% की जो गिरावट है और वैल्यूएशन वाइज कंपनी 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे, यही सारी चीज़ें कंपनी के लिए पॉजिटिव बन जाएंगी। कोई रिकवरी पोटेंशियल कंपनी के पास रहेगा। बट ये कोई गारंटी नहीं है, ये चीज़ें कोई रिकमेंडेशन की तरह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब इस कंपनी से रिलेटेड सबसे बड़ी खबर ये है कि जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक कभी भी कंपनी ने बोनस नहीं दिया था। बट पहली बार कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को
1:1 के रेशियो में बोनस देने का फैसला किया है। यानी कि एक के बदले कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक इक्विटी शेयर एक्स्ट्रा देगी बोनस के तौर पर सेम फेस वैल्यू पे। बट सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि नए लोग ये सोचेंगे उनका शेयर अगर डबल होगा तो उनका इन्वेस्टमेंट भी डबल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू यही रहेगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके डबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी बोनस दे रही है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा हो सकता है जब कंपनी डिविडेंड देगी, क्योंकि बोनस में फेस वैल्यू में चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। अभी कंपनी अगर मान लो 100% का डिविडेंड दे रही है फेस वैल्यू पे, और आफ्टर बोनस भी कंपनी 100% का ही डिविडेंड दे रही है, तो फिर आपके जो नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा शेयर्स हैं उस वजह से डिविडेंड आपका डबल हो जाएगा, जो कंपनी की तरफ से आपके लिए एक रिवॉर्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप LIC के इन्वेस्टर हैं। बाकी कंपनी अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें करती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। आज के दिन HDFC बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल का था बाज़ार के अच्छे सेंटिमेंट्स की वजह से। बट आज के दिन का बात छोड़ो, अगर हम बात करें पिछले महीने के बारे में, तो पिछला महीना HDFC बैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब गया। 15% तक की गिरावट मार्च के महीने में HDFC बैंक फेस की, और ये वर्स्ट मंथ रहा है HDFC बैंक के लिए अगर हम पिछले 6 साल की बात करें तो। बट इसी महीना 2 बड़े फंड हाउसेस ने कंपनी के शेयर्स को बाय भी किया है। इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। तो मार्च के महीने की बात करें तो 15% से ज़्यादा की गिरावट HDFC बैंक फेस की थी, जो कि पिछले 6 साल में कभी भी ऐसा हमें देखने को मिला नहीं था HDFC बैंक के शेयर में। अब हमें देखने को मिल गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न था चेयरमैन के रेजिग्नेशन, और ये सारी चीज़ें जो थी सुनने को, ये सभी चीज़ें HDFC बैंक को ऑलरेडी तोड़ चुकी हैं। तो अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि गिरावट यहाँ से और होगा, तो मुझे इसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है। अगर गिरावट यहाँ से और होना है तो उसके लिए फ्रेश न्यूज़ चाहिए होगा कंपनी से रिलेटेड। अब फ्रेश न्यूज़ क्या हो सकता है? कंपनी के रिजल्ट हो सकते हैं। तो रिजल्ट मैटर करेंगे HDFC बैंक के लिए, क्योंकि गिरावट को कंटिन्यू करना है तो रिजल्ट ख़राब रिपोर्ट करना होगा, और गिरावट को रिकवरी में कन्वर्ट करना है तो रिजल्ट अच्छा रिपोर्ट करना होगा। क्योंकि चेयरमैन के रेजिग्नेशन की चीज़ें ऑलरेडी शेयर को तो तोड़ ही चुकी हैं। अब यहाँ से और थोड़ी टूटेगा, और टूटने के लिए और भी नए रीज़न्स चाहिए होंगे। तो नए रीज़न्स अभी हमें सुनने को मिल नहीं रहे हैं। अगर कोई रीज़न आ जाए तो अलग बात है, बट अभी कोई रीज़न नहीं है। इस वजह से HDFC बैंक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बाकी HDFC बैंक की बात करें लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो दिसंबर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी का 26.66% स्टेक्स ओन करते थे, जो कि क्वार्टर 4 में सीधा बढ़कर 29.54% हो गया। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि FIS की बात करें तो 47.67% स्टेक्स वो क्वार्टर 3 में ओन करते थे, जो कि घटकर क्वार्टर 4 में 44.05% हो चुका है। और FIS की जो स्टेक्स हैं वो म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, और किस म्यूचुअल फंड ने कितना खरीदा है वो भी मेंशन किया गया है। तो देखो, सबसे पहला नाम मेंशन किया गया है SBI म्यूचुअल फंड, जिसने 2614 करोड़ की खरीदारी की है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है जो कि 4574 करोड़ की बाइंग की है। उसके अलावा HDFC का भी म्यूचुअल फंड है, 985 करोड़ की बाइंग उसके तरफ से आया है। DSP म्यूचुअल फंड भी है जिसने 753 करोड़ की बाइंग की है। और ये सारी चीज़ें नोवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ से मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन ज़रूर कर सकते हो। बाकी अगर HDFC बैंक से रिलेटेड आगे चलकर कोई और खबर आएगी तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट अभी जो इंपॉर्टेंट खबर है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। और साथ में दोस्तों, अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ही रहते हैं तो कंपनी के रिजल्ट के डेट्स को भी आप देख लो। 18 अप्रैल ये डेट आप नोट कर लो, क्योंकि इसी दिन HDFC बैंक अपने क्वार्टरली रिजल्ट रिपोर्ट करेगी। अब रिजल्ट के एस्टिमेट ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप उस चीज़ को जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।